हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल की बात करने वाले हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बारे में आज हम समझेंगे थ्योरी। पहले हम थ्योरी की बात करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की बात करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आपको और भी वीडियो देखनी है अगर, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। ठीक है। वहां पर आपको बहुत सारी और वीडियो मिलेगी। हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखो, शेयर कैपिटल का मीनिंग समझ लेते हैं। पहले शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या है, शेयर्स का पहले मीनिंग क्या होता है उसको पहले हम समझ लेते हैं। देखो, शेयर्स का मतलब पहले क्या है। अब कंपनी को अगर कोई भी कैपिटल चाहिए होती है, यानी कि कोई भी पैसा चाहिए होता है। मान लो कि आपको कंपनी को कैपिटल चाहिए 1 लाख रुपए। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है। आप ऐसे ही कंपनी को अगर बिजनेस करना है 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए एक होता है कि मैं डायरेक्ट मंगाऊं। ठीक है। यानी कि कोई एक बंदा है, वो 1 लाख रुपए देगा और फिर बिजनेस चल जाएगा। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा हो सकता है, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में देखो क्या होता है। कंपनी को अगर 1 लाख रुपए चाहिए, तो कंपनी किसी एक बंदे से 1 लाख नहीं मांगेगी। कंपनी क्या करेगी, इस 1 लाख के टुकड़े कर देगी। वो कहेगी भाई 1 लाख के मैं ऐसा करता हूं, 100 टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़े की वैल्यू 100 रुपए रख देते हैं। ठीक है। और ऐसा करते हैं कि 1 लाख के हम 100 टुकड़े नहीं, हम ऐसा करते हैं कि 10,000 टुकड़े कर देते हैं। 10,000 पार्ट्स। और एक टुकड़े की वैल्यू मैं ऐसा करता हूं 10 रुपए रख देता हूं। अब मुझे बताओ, अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 रुपए है, तो अगर कंपनी को 10,000 पार्ट चाहिए, तो कंपनी के पास कितना पैसा आ जाएगा। जब एक पार्ट की वैल्यू 10 रुपए है, तो 10,000 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, हाँ या ना। तो 1 लाख बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो ऐसे कंपनी पैसा मार्केट से उठाती है। कंपनी क्या करेगी, 1 लाख नहीं मांगेगी। कंपनी कहेगी आप 10,000 पार्ट में दे रही हूं आपको, 10,000 पार्ट में से आप जितने चाहो पार्ट खरीद लो, कंपनी में हिस्सा ले लो, जितना मर्जी हिस्सा ले लो। आप चाहे 10,000 पूरे ना खरीदो, आप ऐसा करो कि एक पार्ट खरीद लो सिर्फ। तो इसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर आराम से पैसा लगा सकता है, चाहे उसमें पैसा कम भी हो। आपके पास 10 रुपए भी है ना, इसका मतलब तब भी आप कंपनी में पैसा लगा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड, पार्ट को ही क्या बोलते हैं, शेयर्स। यही थे शेयर्स। शेयर्स का मतलब हिस्सेदार, हिस्सा, कंपनी में हिस्सा, कंपनी की कैपिटल में हिस्सा लेना। तो ये शेयर्स होते हैं कंपनी की कैपिटल में। कंपनी की कैपिटल का हिस्सा, यानी कि आप शेयर खरीदते हो कंपनी में, और एक शेयर की वैल्यू होती है। ठीक है। तो इसको शेयर बोलते हैं। और जो शेयर से पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोल देंगे। कैपिटल की क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो देखो, कंपनी रेजेस कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स, लिखा हुआ ना। क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी कैपिटल खुद से लगा नहीं सकती है, तो बाहर से लेती है, और सर उसी कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। शेयर कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना बहुत जरूरी है कि भाई कितनी शेयर कैपिटल मैक्सिमम इशू कर सकती है कंपनी। और शेयर कैपिटल छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड होती है, और इसकी एक फिक्स अमाउंट होती है, उसी को शेयर्स बोलते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं, कितने तरीके के शेयर कैपिटल होते हैं। देखो, सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल यानी कि ऐसी कैपिटल जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो कंपनी से ये कहता है कि भाई आप मेमोरेंडम में ये बताओ अपनी कि कैपिटल कितनी मैक्सिमम इशू कर पाओगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है कि आप कितनी मैक्सिमम कंपनी शेयर कैपिटल इशू कर सकती है। ये चेंज भी हो सकता है, बट इसमें मैक्सिमम होता है। मान लो कि आपने कहा कि भाई स्टार्टिंग में ही कह दिया कि मैं 1 लाख से ज्यादा कभी भी पैसा नहीं उठाऊंगा मार्केट से, इसे क्या बोलते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल का आगे डिवाइड होती है इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। अब 1 लाख रुपए मैं मैक्सिमम इशू कर सकता हूं। अब 1 लाख में अगर मैं पूरे 1 लाख इशू कर दूंगा, तो उसे क्या बोल देंगे फिर, इशूड कैपिटल। या मान लो कि 1 लाख मैक्सिमम इशू कर सकते हो, तो आपने अभी क्या करा, 50,000 रुपए इशू कर दिए, और 50,000 रुपए नहीं करे, तो उसे क्या बोल देंगे, नहीं करे तो अनइशूड कैपिटल।
तो ऑथराइज्ड में से जो आपने इशू कर दिए शेयर्स मार्केट में, उसे इशूड कैपिटल बोल देंगे, और जो नहीं करे उसे क्या बोल देंगे, अनइशूड कैपिटल। समझ आ गई यहां तक बात? अब इशूड कैपिटल में भी दो हिस्से हो जाते हैं, सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब। यानी कि अब अपने मार्केट में 50,000 रुपए के शेयर इशू कर दिए, बट जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे खरीद लेंगे आपके शेयर, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो वही चीज है। तो कभी कभार क्या होता है कि आप मार्केट में इशू तो कर देते हो 50,000 के शेयर, बट सारे नहीं खरीदते। मान लो कि उसमें से सिर्फ 40,000 बंदों ने ही सब्सक्राइब करा, यानी खरीदा, 10,000 नहीं करा, तो उसे क्या बोल देंगे, 10,000 को अनसब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है। अब सब्सक्राइब कैपिटल में भी दो हिस्से और हो जाते हैं। मतलब अब आपने इशू कर दिए, फिर उसमें से लोगों ने खरीदा, उसका हमने सब्सक्राइब कैपिटल बना दी, बट अब खरीदा उसमें से भी एक और दो कैपिटल बनती है, वो है कोल्ड अप और अनकोल्ड अप। मतलब कि कंपनी ने कहा कि 40,000 रुपए के शेयर है, आपने 40,000 रुपए खरीदा, बट 40,000 में से आपको अभी के लिए 30,000 रुपए ही देने हैं, आपको 10,000 रुपए नहीं देने। मतलब कि 40,000 के शेयर खरीद तो लिए, क्योंकि कंपनी क्या करती है, देखो कंपनी एक साथ पैसा नहीं मंगाती कभी भी। कंपनी एक साथ पैसा नहीं मंगाती। जैसे कि अब कंपनी को मान लेते हैं 40,000 रुपए का सब्सक्राइब हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि 40,000 रुपए इकट्ठे पे कर देगी लोग, आपके इन्वेस्टर। कंपनी कहती है कि इसको ना इंस्टॉलमेंट्स में आपको देना है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार, आपने अब स्कूल जाते हो या कॉलेज में, ये थोड़ी है कि फीस आपसे एक साल ले ली जाती है पूरे साल की, सेमेस्टर वाइज होती है ना, या महीने आपको हर महीने देनी पड़ती है। ये तो नहीं है कि आप एक साथ दे दोगे, आप दे सकते हो एक साथ, आपकी मर्जी है, बट होती कैसे है, इंस्टॉलमेंट्स में। तो इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी मंगाती है। कंपनी कहते हैं ऐसा करो, 40,000 में से ना 10,000 पहले दे दो, बाकी का 20,000 पहले दे दो, बाद में दे देना, फिर बाकी का 20,000 बाद में देना। अब मान लो कि आपने, कंपनी ने कहा कि भाई स्टार्टिंग का 30,000 रुपए दे दो, ये अभी नहीं मंगा रहे आपसे, तो उसे क्या बोलते हैं, अनकोल्ड कैपिटल। जो कोल्ड कर दी हमने अभी, वो कह दी कि आपको इतना ही देने हैं अभी, तो उसे कोल्ड अप कैपिटल बोलेंगे। और जो कह रहे हैं कि अभी नहीं देने इतने, ऐसा नहीं कि देने ही नहीं है, वो कंपनी कह रही है कि अभी नहीं देने, तो उसे अनकोल्ड बोलते हैं। ठीक है। तो कोल्ड अप कैपिटल, अनकोल्ड कैपिटल। अब कोल्ड अप में भी दो कैपिटल बन जाती है, पेड अप और कॉल्स इन एरियर। ध्यान से बड़े समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। पेड अप कैपिटल क्या होती है, बड़ी सिंपल है यार। मतलब कि आपने पे कितना किया। अब देखो होता है कि मैंने, कंपनी ने कहा कि ठीक है, हम आपसे 30,000 रुपए मंगा रहे हैं, 30,000 रुपए आपको चाहिए, कोल्ड अप कर लिया। लेकिन हुआ क्या, 30,000 में से आपने सिर्फ 20,000 रुपए दिए और 10,000 रुपए आप दे ही नहीं रहे हो। एक है कि कंपनी मंगा नहीं रही है, उसे उसे तो कोल्ड अप कैपिटल, अनकोल्ड बोलेंगे। एक है कि मंगा लिया, उसमें से आप दे नहीं रहे हो 10,000 रुपए, तो जो दे नहीं रहे हो उसे बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर यानी कि जो कॉल करा आपसे पैसा, वो आप दे नहीं रहे हो, वो अरियर में हो गया। तो जो आपने पैसा नहीं दिया, जो अनपेड अमाउंट होती है, उसे कॉल्स इन अरियर में डाल देते हैं। और जो दे दिया उसे क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। वो पेड अप कैपिटल में चले जाती है, वो पेड अप कैपिटल बोलते हैं जो लोगों ने पे किया है पैसा कोल्ड में से, और इसे कॉल्स इन अरियर यानी कि जो पे नहीं किया। अब ऐसा ही अनकॉल्ड कैपिटल में दो कैपिटल बन जाती है, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड। रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड। देखो अनकॉल्ड कैपिटल, मान लो कि 10,000 रुपए कंपनी कह रही है कि हम आपसे अभी नहीं मंगा रहे, तो कंपनी क्या करती है, अगर 10,000 में से अगर 10,000 रुपए को रिजर्व करके रख देगी एक जगह पे पैसा, तो उसे रिजर्व कैपिटल बोल देंगे। मतलब कि हम कह देंगे कि देखो 10,000 रुपए हम रिजर्व करके रख रहे हैं, यानी कि जब फ्यूचर में कोई जरूरत पड़ेगी, मान लो कि कंपनी पे पैसा खत्म हो गया है, कंपनी को पैसा चाहिए, तो वो मंगा लेगी, तो वो उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। कि ऐसे इवेंट पे मंगाना जब कंपनी की हालत बहुत खराब है, तो ये 10,000 रुपए वहां पर कंपनी में के पास अगर नहीं है तो काम आएंगे। लेकिन अगर आपने वो कैपिटल को रिजर्व नहीं करा, यानी कि वो पैसे मंगा ही नहीं रही है कंपनी, कंपनी कह रही है कि मंगाना ही नहीं चाहती है कभी भी, तो उसे अनरिजर्व कैपिटल बोलते हैं फिर। यानी कि कंपनी को पैसे वो रिजर्व करके रख ही नहीं रही है, कंपनी फ्यूचर में मंगाना चाहती ही नहीं है, तो अनरिजर्व कैपिटल में डाल देती है। लेकिन अगर चाहती है फ्यूचर में, तो रिजर्व कैपिटल में डाल देती है। ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवाइज करें तो क्या था कि ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब जो कंपनी के ऑथराइज करा है मेमोरेंडा के टाइम पे कि मैक्सिमम कितने इशू कर सकती है कंपनी शेयर, उसमें से फिर इशू करती है तो इशूड कैपिटल, नहीं करी तो अनइशूड कैपिटल। फिर इशूड कैपिटल में या तो लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा या नहीं किया होगा, तो सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब।
सब्सक्राइब में से कंपनी या तो कोल्ड अप करेगी कुछ पैसा या नहीं करेगी। अब कोल्ड अप में से कुछ लोग पे करेंगे या नहीं करेंगे, तो पे करेंगे तो पेड अप, नहीं करेंगे तो कॉल सिनेरियो। और अनकॉल्ड कैपिटल में भी या तो फ्यूचर में कंपनी मंगाना चाहती है तो रिजर्व कैपिटल, नहीं मंगाना चाहती अनरिजर्व। ठीक है, तो देखो अब एक और यहां पर क्वेश्चन आ सकता है कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या फर्क होता है। ये फ्यूचर में कई बार ऐसा आएगा, मतलब बार बार लिखा आएगा कैपिटल रिजर्व। तो रिजर्व कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया कि अनकॉल्ड में से आपने कहा कि भाई अभी कंपनी मंगाना नहीं चाहती, वो मंगाना चाहती है एक्सेप्ट इन द इवेंट एंड फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप जब कंपनी करेगी तब, कंपनी बंद होगी तब मंगाना चाहती है, अभी नहीं। लेकिन कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व तो मतलब ऐसा रिजर्व जो कंपनी को फायदा हुआ है फिक्स्ड एसेट को बेच के या रीवैल्यूएशन करके। मतलब मान लो कि कंपनी के फिक्स्ड एसेट 10,000 रुपए के बढ़ के 20,000 रुपए के हो गए, तो 10,000 का फायदा हो गया। उस फायदे को क्या बोला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। वो कैपिटल रिजर्व में डाल देती है फायदा। तो जो फिक्स्ड एसेट से फायदा हुआ वहां से कैपिटल रिजर्व बनता है। ठीक है, अब देखो रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में शो नहीं करते, क्योंकि ये तो पैसा अभी बैलेंस शीट में तब शो करते हैं जब फ्यूचर में एक्चुअल में कभी डेट हो कोई मंगाने वाली। इसमें कोई पक्की डेट नहीं है कि कंपनी कब मंगाएगी, क्योंकि पता ही नहीं कुछ बाइंडिंग कब होगा, तो इसलिए बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। लेकिन इसको लिखा जाता है क्योंकि ये फायदा है, कैपिटल रिजर्व है, और कैपिटल रिजर्व आपका रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस ये नहीं जाता, बिकॉज ये रिजर्व ऐसा रिजर्व है जो कि अनकॉल्ड कैपिटल का है, यानी कि कंपनी ने अभी मंगाया ही नहीं है। तो जब मंगाया ही नहीं है तो कुछ नहीं पता कब मंगाएगी, पक्का नहीं है कुछ भी। ये देखो वाइडनिंग अप में मंगाया जाता है इसको पैसे को, और ये कभी भी इसका पैसे का यूज कर सकते हो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। इट इज अ पार्ट ऑफ अमाउंट विच हैज नेवर बीन कोल्ड अप। ये वो अमाउंट है जो कि कभी भी कोल्ड अप नहीं किया। ये वो अमाउंट है जो कि रियलाइज्ड हुआ है रीवैल्यूएशन फिक्स्ड एसेट करके, यानी कि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को बेच के या उसको बदल के फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को दोबारा से हम देखे, मार्केट वैल्यू को देख के। रीवैल्यूएशन का मतलब उसकी वैल्यू एक्चुअल में चेक करना कि आज कितनी है, उसकी वजह से आपको फायदा हुआ या नुकसान हो, तो ये अमाउंट में जाती है। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व उसी का बनाया जाता है। समझ आ गई बात? यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब देखो यहां पर शेयर्स के ऊपर बात करते हैं, जो हमने बात करी ना शेयर्स की। शेयर्स दो तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 86 में। शेयर कह रखे दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। अब मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊंगा थोड़ा सा, तब आपको समझ में आएगा। देखो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अब देखो पहले हम समझते हैं प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर मतलब अंडर सेक्शन 85 में बोल रखा है, ऐसे शेयर जिसको पहले प्रेफरेंस मिलती है उसे क्या बोलेंगे? प्रेफरेंस शेयर। बड़ी सिंपल सी बात है। सर किस चीज में प्रेफरेंस मिलती है? या देखो कोई भी शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर को क्या मिलता है, या जो भी देखो शेयर खरीदता है वो क्या बन जाता है? कंपनी का शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर को जो कैपिटल लगाई है जिसने, शेयर होल्डर ने अपने कंपनी के अंदर, उस पर रिटर्न चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई फिक्स अमाउंट का कुछ पैसा आना चाहिए, है ना? तो वो रिटर्न जो आता है, कैपिटल मान लो 1 लाख की लगाई, तो 1 लाख से कोई फायदा तो हो शेयर होल्डर, तभी तो पैसा लगाएगा। तो वो फायदा क्या होता है? रिटर्न। रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है? डिविडेंड की फॉर्म में। कंपनी उसको डिविडेंड पे पैसा देती है, डिविडेंड देती है। आपने यानी कि जो पैसा लगाया उस पर आपको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, प्रॉफिट के हिस्से को डिविडेंड बोलते हैं। मतलब कितना कंपनी कमाएगी उसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड के तौर पे आपको दे देगी, बेस्ड अपॉन आपने शेयर कितने खरीदे, शेयर कितने खरीदे उसके हिसाब से। लेकिन प्रेफरेंस वालों को फायदा ये होता है कि इसमें फिक्स्ड आपको डिविडेंड मिलता है। मतलब अगर आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदे तो पहले लिखा होगा वहां पर कि 10% के प्रेफरेंस शेयर है, 20% के है, यानी कि डिविडेंड कितना फिक्स मिलेगा आपकी कैपिटल पे, वो पहले से तय हो जाता है। तो ये प्रेफरेंस शेयर होते हैं। देखो वही लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि इसमें आपको फिक्स्ड राइट ऑफ डिविडेंड आपको पहले मिलता है, प्रेफरेंशियल राइट है। इक्विटी वालों से पहले आपको डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट में मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा फायदा यह होता है कि आपका जब कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप होगा कंपनी का, तो जब कंपनी बंद होगी तो पैसा लौटाती है कंपनी सबको। तो सबसे पहले पैसा किसको लौटाएगी? जब इन दोनों शेयर के ऊपर बात आएगी, इन दोनों शेयर में से सबसे पहला लौटाएगी प्रेफरेंस वालों को।
तो पैसा लौटाएगी सबसे पहले किसको? प्रेफरेंस वालों को। हर चीज में प्रेफरेंस किसको मिलती है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मिलती है। ठीक है, यहां तो बात सबको क्लियर होगी। अब देखो वही लिखा हुआ है इन सिंपल वर्ड में, यानी कि इसको सबसे पहले राइट टू रिसीव डिविडेंड सबसे पहला मिलता है, कैपिटल सबसे पहले मिलती है, फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है। जैसे कि अगर 12% प्रेफरेंस शेयर आपकी है, इसका मतलब है कि आपको अपने डिविडेंड आपको 12% का फिक्स मिलेगा अपनी कैपिटल पे। तो ये चीज होती है प्रेफरेंस शेयर। इसके कुछ टाइप्स है बहुत सारे, जैसे यह बात समझ सकते हो, जैसे बहुत सारे टाइप है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। अब आपको बड़ा सिंपल भाषा में बताता, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब इकट्ठा करना। मतलब कि कभी कभार क्या होता है कि हम प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं देते हैं। मान लो कि एक साल नहीं दिया, दूसरे साल नहीं दिया, तीसरे साल नहीं दिया, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस ऐसे होते हैं कि उनका डिविडेंड जुड़ता जाता है। मतलब कि मान लो कि यहाँ इस साल उसको पहले 10,000 मिल रहा था, फिर 10,000 मिल रहा था, तो फिर 10,000 मिल रहा था। अब उसको क्यूमुलेटिव वाले को क्या होगा? इकट्ठा मिलेगा सीधा बाद में तीसरे साल, सॉरी अगले साल, सीधा इकट्ठा कितना बन रहा है? 30,000 में, तो 30,000 में मिलेगा। इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव। मतलब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को कैसे मिलता है डिविडेंड? जो पिछले साल जो अरियर थे, उस अरियर का इकट्ठा करके उनको मिलता है। अगर कोई किसी साल अरियर हो गया, अरियर का मतलब किसी साल आपने डिविडेंड नहीं दिया, तो वो अगले साल के डिविडेंड में प्लस हो जाता है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं होता। नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा होता है कि अगर आपने एक साल डिविडेंड नहीं दिया, तो वो डिविडेंड अगले साल आपको नहीं मिल पाएगा। अगले साल आपको वही डिविडेंड मिलेगा जो उस साल का था, पिछले साल वाला डिविडेंड नहीं मिल सकता। मतलब कि अगर आप मान लो कि एक साल हो गया और आपको 10,000 रुपए दे रहे थे, डिविडेंड आपको नहीं दिया, अब अगले साल आया उसको आपको 10,000 देने हैं, तो 10,000 तो मिल जाएंगे, पिछला वाला डिविडेंड नहीं मिल पाएगा वापसी, बट क्यूमुलेटिव को मिल पाता है। ठीक है। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब, पार्टिसिपेटिंग का मतलब जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, कंपनी की मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में हिस्सेदारी लेता है, मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, उसे पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। और नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब उल्टा। रिडीमेबल का मतलब यानी कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम हो सकते हैं, जिनको रीपेमेंट कर सकते हो आप, यानी कि जिसका फिक्स टाइम पीरियड होता है कि ये प्रेफरेंस शेयर खरीदे तो इसको 20 साल में रिडीम करना है, 20 साल में इसको पैसा लौटा देना है, इसे बोलते हैं रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल मतलब जिनको पैसा लौटाना ही नहीं है, और ज्यादातर पैसे प्रेफरेंस शेयर नॉन रिडीमेबल भी होते हैं। ठीक है। कन्वर्टेबल का मतलब जो प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर जो शेयर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में बदल जाते हैं। मतलब कि अगर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल है, तो प्रेफरेंस वालों को आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर्स यानी कि लोन एक तरह का होता है ये भी, तो या तो डिवेंचर में कन्वर्ट करते हैं, नॉन कन्वर्टेबल नहीं कर सकते। अब सर मुझे ये तो बताओ, इक्विटी शेयर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर मतलब उल्टा, बिल्कुल जो अपनी प्रेफरेंस शेयर समझा, इक्विटी का मतलब उल्टा, यानी कि इनको फिक्स रेट डिविडेंड नहीं मिलता। सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को, और फिक्स मिलता है। इक्विटी वालों को नहीं मिलता फिक्स, तो फिक्स्ड डिविडेंड नहीं मिलता इक्विटी वालों को। ठीक है। दूसरा, समझ आ गई बात? उसके बाद रीपेमेंट भी इनको पहले नहीं होती। ठीक है, रीपेमेंट भी पहले, इनको सबसे पहले पेमेंट नहीं होती, इनको पहले प्रेफरेंस होती है। और लेकिन एक फायदा जरूर होता है इनको, वो है वोटिंग राइट्स। सर अब ये वोटिंग राइट्स क्या है? यार देखो मेरी बात यहां समझो, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, ये सभी टॉपिक्स है, बट मैं ये टॉपिक आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? ये एक एक टॉपिक्स है। अगर मैं इन टॉपिक पे एक करके वीडियो बनाऊंगा ना, तो मैं आपको हो सकता है आप वीडियो कई बार 5-6 बन सकती है इसके ऊपर। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको मेन मेन अभी जो ज्यादा जरूरी नहीं है, अभी सिर्फ उतना ही समझाओ जितना अभी तक जरूरी है आपको समझना, बिकॉज मेन इसके क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं आएगा, सिर्फ समझाने थ्योरी के लिए आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है। इसमें डिटेल में इतना, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ये, तो इसमें डिटेल में इतना मैं नहीं जा रहा हूं। तो देखो वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है? वोटिंग राइट्स का मतलब आपकी जो मैनेजमेंट क्या करती है, यानी कि कंपनी में क्या होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर्स होते हैं, क्योंकि जो पैसा लगाता है वो मालिक है। और वो क्या करते हैं, अपने नीचे मैनेजमेंट संभालने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रखते हैं।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट को संभालते हैं, यानी कि ये कंपनी में रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, कंपनी में डिपार्टमेंट बनाएंगे, कंपनी में काम करवाएंगे, मैनेजमेंट संभालेगी ये। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं भैया, शेयर होल्डर काम करवाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। तो वो हर सालाना एक मीटिंग बुलाते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं उसे। एनुअल जनरल मीटिंग सालाना मीटिंग होती है, जिसमें भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सारा कुछ पूरे साल में उन्होंने क्या क्या किया है सब दिखाना पड़ता है। कंपनी के फाइनल अकाउंट्स, कंपनी का क्या तरीका हुआ, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी में क्या क्या चल रहा है। तो वहां पर वोट डलते हैं, जैसे पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, पार्लियामेंट में डलते हैं ना वोट। पार्लियामेंट में अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके ऊपर वोटिंग होगी, और जिसके ज्यादा वोट हो गए तब वो बिल पास हो गया। ऐसे ही कंपनी में होता है। कंपनी में क्या होता है कि अगर कोई किसी को मान लो डिसीजन लेना है, कोई 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 आपका कोई रूल बनाना है, तो वो उसका एक वोटिंग डलेगी। और वोट कौन डालता है, शेयर होल्डर्स। और वोट वही डालते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। प्रेफरेंस वाले कभी वोट नहीं डाल सकते, इक्विटी वाले डाल सकते हैं। और जो वोट डालता है वही तो मालिक होगा असल में। तो असल में आपसे पूछे तो असल में मालिक कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो वो वोट डालते हैं, और जिसके जितने ज्यादा शेयर हो गए वो उतने वोट डाल सकता है। मान लो कि अगर आपके पास एक शेयर है, तो आप मान लो सिर्फ एक ही वोट डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कंपनी के 10 शेयर है, या आप कह सकते हो 1% शेयर है, तो आप 1% वोट डाल सकते हो। अगर आपके पास कंपनी की 51% शेयर है, इसका मतलब 51% वोट डाल सकते हो, और बाकी सब आप सिर्फ 49% ही डाल सकते हैं। तो आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, बिकॉज आपके 51% आपकी बात ज्यादा वोट है। तो समझ की बात, इक्विटी शेयर होल्डर का ये फायदा होता है। बट इक्विटी शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड फिक्स नहीं मिलता, लेकिन वो बचा कुचा मिलेगा। जो प्रॉफिट लास्ट में बचेगा सिर्फ उतना ही मिलेगा, फिक्स कुछ नहीं है। प्रेफरेंस वाले को देने के बाद मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, प्रेफरेंस वाले को दिया 50,000 फिक्स, और आपके बाद बचा 50,000, तो 50 के 50,000 पूरे आपके। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।